डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है उपसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन, इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, MLN प्लस माइनस XZ प्लस माइनस Y। ठीक है, ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर पूरी जो क्वांटिटी है, एंटिटी है, इसे बोला जाता है उपसंयोजक सत्ता। उपसंयोजक सत्ता इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी टर्म्स हैं सबसे पहले है M है केंद्रीय धातु परमाणु, इसे अपन कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में लिखेंगे CMA, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। L बराबर है लिगैंड, L रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लिगैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगैंड। नीचे जो N लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लिगैंड्स, लिगैंडों की संख्या, लिगैंडों की संख्या, नंबर ऑफ लिगैंड्स। ठीक है, ये पूरी बात हुई अपनी उपसंयोजक सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। ये प्लस माइनस x जो लिखा हुआ है, ये x क्या है? चार्ज है। किसके ऊपर चार्ज है? इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी या उपसंयोजक सत्ता के ऊपर। ये चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये है उपसंयोजक सत्ता पर आवेश, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इसके बाद ये जो Z है, ये Z है काउंटर आयन या आयनिक मंडल, हिंदी में कहते हैं आयनिक मंडल और इंग्लिश में कहते हैं काउंटर आयन। ठीक है, ये प्लस माइनस जो Y लिखा है, ये Y क्या है? इस काउंटर आयन या आयनिक मंडल पर आवेश, आयनिक मंडल पर आवेश। ये भी प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। तो कोई भी उपसंयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका रिप्रेजेंटेशन जनरली ऐसे ही देखने को मिलेगा पूरे चैप्टर के अंदर। अब इसमें है क्या क्या चीजें, ये देखो, एक मिलेगी ये उपसंयोजक सत्ता और एक मिलेगा काउंटर आयन। ये काउंटर आयन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन उपसंयोजक सत्ता ये आपको जरूर मिलेगी। उपसंयोजक सत्ता हमेशा इस बड़े कोष्टक में, बड़े कोष्टक के अंदर बंद रहती है। ठीक है, और इस उपसंयोजक सत्ता के अंदर दो क्वांटिटी है, एक तो है एंटिटी आपकी केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, और एक क्या है? लिगैंड। सबसे पहले इस उपसंयोजक सत्ता में हमेशा क्या लिखा जाता है? सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु, हमेशा सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु होगा। उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, उन सभी को क्या कहा जाएगा? लिगैंड। हो सकता है वो एक ही टाइप का, हो सकता हो मोर देन वन टाइप के हो, और नीचे अगर कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो वो उस लिगैंड की क्या है? नंबर है, या लिगैंडों की संख्या है। ठीक है, ये जनरली रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखो उपसंयोजक बंध बनता कैसे, ये अपन ने पहले भी पढ़ा, वापस रिकॉल करते हैं। ये है मेटल और ये है लिगैंड, दो चीजें हैं। उपसंयोजक बंध बनता कैसे, मैंने जो जनरल एग्जांपल लेकर के बताया था कि एक A है और B है। A के बाह्यतम कोश में आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और B जिसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर सपोज करो लेट 6 इलेक्ट्रॉन है तो आउटरमोस्ट जो इसका सेक्सलेट हो रखा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर जो है इसको डोनेट करेगा, और डोनेट करके दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप जनरेट होगी, और उसी पार्टनरशिप को अपन क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए इस एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये हो गया दाता, डोनर हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये क्या कहलाता है? ग्राही कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है, ग्राही, और ये हो गया डोनर। ठीक है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा कब? कि एक तो हो देने वाला और दूसरा क्या हो? लेने वाला। ये तभी इनके बीच में पार्टनरशिप बन सकती है। जैसे सपोज करो अंबानी है, अंबानी को अपने कोई 10 लाख रुपए देना चाहता है तो लेगा ही नहीं, तो कभी पार्टनरशिप बनेगी नहीं। लेकिन मेरे को कोई 10 रुपए भी देगा या आपको कोई 10 रुपए भी देगा तो आप तुरंत उसके साथ क्या बना लोगे? पार्टनरशिप।
तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तभी बन सकता है कि जब एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। तो ये जो मेटल है और लिगेंड है, इन दोनों का नेचर किस तरह का होना चाहिए कि मेटल हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब रिक्त कक्षक हो। अगर इसके पास रिक्त कक्षक है ही नहीं, खाली ही नहीं है, एक ऐसा मेटल आपने ले लिया जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही सफिशिएंट कंडीशन में है, तो कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। और लिगेंड वो होना चाहिए, लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, दे सके, मतलब उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो विथ लॉन पेयर या फिर जनरली क्या हो, लॉन पेयर हो। तो लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, और मेटल वो होते हैं जनरली जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हम ये दो टर्मिनोलॉजी 11 के अंदर भी पढ़ चुके हैं जनरल बेसिक के अंदर। एक होता है लेविस एसिड, एक होता है लेविस बेस, लुईस अम्ल और लुईस शार। लेविस एसिड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिगेंड जो है वो किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहा है। इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करेगा, लिविस बेस की तरह बिहेव करेगा। जबकि ये जो मेटल है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और लिगेंड को अगर एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो होती है टेंडेंसी वो किसकी होती है, लुईस एसिड। तो मेटल्स जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम जस्ट एज ए बिहेव एज ए लुईस एसिड, जबकि जो लिगेंड जो होते हैं वो इसके सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर रिक्त कक्षकों में लॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये लुईस बेस की तरह, लुईस शार की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये मेटल और लिगेंड के बीच में। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो उपसेचक सत्ता है उसमें केवल आपको दो ही चीजें मिलने वाली है, एक है सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा है लिगेंड, और दोनों के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले जो भी लिखा होगा वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। और हमेशा ध्यान रखो उपसेचक सत्ता में केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है, और लिगेंड जो है वो 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकते हैं। कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक प्रकार का हो सकता है, एक से ज्यादा प्रकार का भी हो सकता है, वो ऊपर अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, अब इस उपसेचक सत्ता के ऊपर यहाँ पे है आवेश, ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। न्यूट्रल है तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर यहाँ पे अगर माइनस है तो ये वाली जो आगे जो क्वांटिटी लिखी हुई है जिसे अपन कह रहे हैं आयनिक मंडल या काउंटर आयन, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन के अंदर या जो जनरल उपसेचक यौगिकों का जो प्रदर्शन है उसके अंदर ये नहीं दे रखा है, केवल ये क्वांटिटी दे रखी है, मैं इसको यहाँ पे, ये कंप्लीट है कि मैक्सिमम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से दिख सकता है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आपको उपसेचक कंपाउंड ऐसे भी दिख सकता है, MlN यहाँ पे लगा दिया प्लस, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब उपसेचक सत्ता दे दी। हो सकता है इसके ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, और हो सकता है इस उपसेचक सत्ता के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, कुछ नहीं लिखा है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसके पास कभी भी काउंटर आयन नहीं होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो काउंटर आयन होगा तो फिर उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो काउंटर आयन होगा, लेकिन फिर अपोजिट चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। अगर सपोज करो इसके ऊपर, इस पूरी उपसेचक सत्ता के ऊपर प्लस का अगर 5 चार्ज है तो टोटल कंपाउंड न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव भी कितना होगा, 5 होगा। अगर सपोज करो इस उपसेचक सत्ता के ऊपर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर -3 है तो इसके ऊपर प्लस भी कितना होगा, 3 होगा टोटल, उसको बैलेंस करने के, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जितना चार्ज इसके ऊपर होता है उतना ही चार्ज इस काउंटर आयन के ऊपर भी पाया जाता है। ध्यान है, ये जो मैं आपको चार्ज बता रहा हूं ये सेंट्रल मेटल एटम का नहीं है, ये पूरी एंटिटी का है। मतलब सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज है, जितने भी लिगेंड है उनका जो चार्ज है, उन सबका सम करने के बाद जो चार्ज आ रहा है वो है ये। ठीक है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, उपसंयोजक यौगिकों का। तो हमें डिटेल से अब इनके बारे में पढ़ना है कि इस केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, उपसंयोजक सत्ता किसे कहते हैं, इनका क्या बिहेवियर है, लिगेंड का क्या बिहेवियर है, केंद्रीय धातु परमाणु का क्या बिहेवियर है। लिगेंड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक तो डेंसिटी दंतुरता के आधार पर, और एक चार्ज के आधार पर, मतलब आवेश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इनके बारे में पढ़ेंगे। आयनिक मंडल किसे कहते हैं, है ना, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा 1-2 चीजें और हैं, उनको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उपसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन। इन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बहुत समझेंगे, और उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इन उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये है उपसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन, तो इसको आप नोट कर लो। थैंक यू। करिए, स्टार्ट कर दीजिए। चलो, तो ये है बेसिकली उपसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन। अच्छा, एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी है, ये जो उपसंयोजक सत्ता है
और जो काउंटर आयन है, इसके अंदर उपसर्ग सत्ता के अंदर एक तो है केंद्रीय धातु परमाणु और एक है लिगैंड। इस केंद्रीय धातु परमाणु मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमेशा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसंयोजक बॉन्ड। जबकि उपसंयोजक सत्ता और इस काउंटर आयन के बीच में जो बॉन्ड है उसलिए होता है आयनिक बंध। यहाँ पे जो बॉन्ड है इस उपसंयोजक सत्ता और इस काउंटर आयन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये हमेशा कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है अगर ये x प्लस माइनस एक्स है, ये प्लस माइनस वाई है, तो इसको अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, इस उपसंयोजक यौगिक को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर तो है कोवैलेंट बॉन्ड, उपसंयोजक बंध, और उपसंयोजक बंध है तो यहाँ पे ये बंध ब्रेक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। तो जैसे ही इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उपसंयोजक सत्ता अलग हो जाएगी और काउंटर आयन जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत इसको पढ़ते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लो। ना अब देखिए हमारी उपसंयोजक यौगिक का सामान्य प्रदर्शन कैसा है, MLN प्लस माइनस एक्स जेड प्लस माइनस वाई, ये है उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है कि उपसंयोजक सत्ता किसे कहते हैं, उपसंयोजक सत्ता। इंग्लिश में मैंने पहले ही बता दिया क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो उपसंयोजक सत्ता किसे कहते हैं कि उपसंयोजक संकुल के अंदर वह उपसंयोजक संकुल जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में लिगैंडों द्वारा घिरा रहे हैं, ऐसे संकुल यौगिक को क्या कहा जाता है, उपसंयोजक सत्ता कहा जाता है। और उपसंयोजक सत्ता को सदैव किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं या किससे दर्शाते हैं, बड़े कोष्ठक या वर्गाकार कोष्ठक के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं एक साथ डेफिनेशन अगर यहाँ पे सारी लिखूंगा, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि उपसंयोजक सत्ता की डेफिनेशन क्या होगी कि उपसंयोजक सत्ता क्या है, एक वह संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में लिगैंडों द्वारा घिरा हो, ऐसे उपसंयोजक संकुल को क्या कहा जाता है, उपसंयोजक सत्ता। अब ये निश्चित ज्यामिति या निश्चित संख्या का क्या मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूं। जैसे कि ये प्लेटिनम है, एक उपसंयोजक यौगिक Cl2 और NH3 का होल 2x, समझ में आ रहा है। अब मैंने ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखी उपसंयोजक सत्ता। जैसे सपोज करो इसके ऊपर चार्ज है +2, होता नहीं पर अपन मान लेते हैं इसके ऊपर +2 चार्ज है ताकि आपको ये समझ में आए। ये मैंने क्या लिखा है, उपसंयोजक यौगिक लिखा, किस फॉर्म में, केवल उपसंयोजक सत्ता के रूप में, इसमें काउंटर आयन नहीं दर्शाया मैंने। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो भी होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। और इस ब्रैकेट के बाद, इस केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सभी क्या है, लिगैंड। तो ये Cl क्या है, लिगैंड, जिसकी संख्या कितनी है, 2। NH3 भी क्या है, लिगैंड, जिसकी संख्या कितनी है, 2। और ये पूरा आवेश किसके ऊपर, इस उपसंयोजक सत्ता के ऊपर आवेश, टोटल कितना चार्ज है, +2। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं मतलब पूरी उपसंयोजक सत्ता कैसी है, उदासीन। हो सकता है अगर यहाँ पे माइनस चार्ज हो तो इस उपसंयोजक सत्ता के ऊपर कितना आवेश है, -2। मैं जनरली समझा रहा हूँ, बेसिकली इस उपसंयोजक यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, समझ आ गया। अब अपन इसकी दो संरचना बना सकते हैं कि देखो इसकी दो प्रकार की संरचना बन सकती है, एक प्लेटिनम और इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 ग्रुप में 2 क्लोरीन है, 2 कौन है, अमोनिया। तो ये इस तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं, ये 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया, समझ में आ गया। ये एक उपसंयोजक यौगिक की ज्यामिति इस प्रकार से हो सकती है। इस उपसंयोजक यौगिक के अंदर लिगैंड कितने हैं, टोटल 4, प्रकार 2 है लेकिन संख्या कितनी, 4, 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया। तो निश्चित संख्या इस केंद्रीय धातु परमाणु से कितनी संख्या में, 4 संख्या में। ज्यामिति ये कैसी दिखाई दे रही है आपको, चतुष्फलकीय। तो हो सकता है ये चतुष्फलकीय ज्यामिति के अंदर हो, या फिर हो सकता है ये इस प्रकार की ज्यामिति में हो, 2 Cl ऐसे है और NH3 इस प्रकार से व्यवस्थित है। ये हो गई वर्ग समतली। तो इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है या वर्ग समतली, ये कैसे होती है, क्या नहीं होती है, तो सारी इसकी बंधन के अंदर पढ़ेंगे अपन। एक टॉपिक पढ़ेंगे उपसंयोजक यौगिकों में बंधन, तो वहां से बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे बंध बनता है, और बंध बनेगा तो कौन सी आकृति को या कौन सी ज्यामिति को यह धारण करेगा उपसंयोजक यौगिक। तो इन दोनों में से कौन सी ज्यामिति सही है उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि मैं जो इस डेफिनेशन में बोल रहा हूं कि लिगैंड जो है वो निश्चित संख्या में
और तथा निश्चित ज्यामिति में इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। तो ये है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो है ये क्या है, लिगैंड। तो निश्चित संख्या में लिगैंड है इसके चारों, और एक निश्चित ज्यामिति में, या तो ये वाली ज्यामिति में होगा या फिर ये वाली ज्यामिति में होगा। बेसिकली सही ज्यामिति है ये वर्गाकार। इसकी जो ज्यामिति होती है वो वर्ग समतलीय होती है। कैसी होती है, वर्ग समतलीय। कैसे होती है, तो हम इन सब चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी आ गई, उपसरण सत्ता की। तो बोलो परिभाषा क्या हो गई, वापस एक बार रिपीट करते हैं कि उपसरण सत्ता क्या है, ऐसा संकुल यौगिक जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति के अंदर कौन घिरे हुए रहते हैं, लिगैंड घिरे हुए रहते हैं। ऐसी स्पीशीज को अपन क्या कहते हैं, उपसरण सत्ता। और स्टार लगा के क्या लिख देंगे कि उपसरण सत्ता को किसके द्वारा, वर्गाकार कोष्टक के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन जिसको समझना अपन को, इसको समझना है। जेड बराबर क्या है, काउंटर आयन, ये इसे आयनिक मंडल भी कहते हैं। काउंटर आयन या आयनिक मंडल, काउंटर आयन या आयनिक मंडल। इंग्लिश में भी काउंटर आयन ही कहते हैं, काउंटर आयन। और आयनिक मंडल को या आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब काउंटर आयन किसे कहेंगे, ये उपसर्ग यौगिक है। इस उपसर्ग यौगिक में ऐसी स्पीशीज मतलब कोई भी ऐसी चीज, उपसर्ग यौगिक में वह स्पीशीज जो अपने जलीय विलयन में, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, यह उपसर्ग सत्ता, यह काउंटर आयन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। जैसे इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, वियोजित। तो ये काउंटर आयन कहाँ चला जाएगा, आयनों में चला जाएगा। तो ऐसी स्पीशीज, उपसर्ग यौगिक में ऐसी स्पीशीज जो अपने जलीय विलयन में आयनों में वियोजित हो जाए, आयनों के अंदर टूट जाए, ऐसी उपसर्ग यौगिक के अंदर उपस्थित स्पीशीज को क्या कहा जाता है, काउंटर आयन या आयनिक मंडल। नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक मंडल जो आयनित होने वाला है, किसके अंदर, उपसर्ग यौगिक में। तो उपसर्ग यौगिक के अंदर वह स्पीशीज जो अपने जलीय विलयन के अंदर आयनीकृत हो जाती हो, आयन उत्पन्न करती हो, ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है, काउंटर आयन या आयनिक मंडल। ठीक है, अब बात करते हैं इस काउंटर आयन के अंदर जो वर्ड्स हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले एम मतलब कौन हो गया बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु। इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। मैं इसको रब कर देता हूं, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहेंगे, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है पूरा बेटा, उपसरण सत्ता। उपसरण सत्ता के अंदर वह परमाणु जो निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में किससे घिरा हुआ हो, लिगेंडों से घिरा हुआ हो, ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। मैं वापस रिपीट करता हूं इसकी डेफिनेशन। उपसंयोजक सत्ता में वह परमाणु जो निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ हो, ऐसा परमाणु क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब एक दो स्टार भी लिख लेंगे इसके अंदर डेफिनेशन के बाद, वो मैं भी लिख दूंगा एक साथ। पहले मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या लिखना है। तो एक तो इसकी डेफिनेशन हो गई, दूसरा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक होता है मेटल, दूसरा होता है लिगेंड, और दोनों के बीच में क्या बनता है, उपसंयोजक बल। केंद्रीय धातु परमाणु वो है जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इनके पास रिक्त कक्षक होते हैं। क्या होना चाहिए इसके पास, रिक्त कक्षक। मेटल के पास रिक्त कक्षक होंगे और इनके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। कैसे, या तो इसके पास लोन पेयर होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनियों को दान कर देगा किसके, इस केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षक के अंदर। तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी कहलाएगी, उपसंयोजक बंधन कहलाएगा, ये उपसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, तो उपसंयोजक बंध के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसके पास रिक्त कक्षक है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस अम्ल की तरह, लेविस एसिड, लुईस अम्ल। दूसरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेप्टर की भांति काम करता है। इट्स बिहेव जस्ट लाइक एज ए लेविस एसिड और एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये दो स्टार हो जाएंगे इसके अंदर, केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर। एक लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है और दूसरा एक ग्राही परमाणु की भांति कार्य करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अपन देखते हैं इसके अंदर और क्या दिखाई दे रहा है, लिगेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना है। पहले तो लिगेंड की डेफिनेशन क्या है,
कि ये जो उपसंहरण सत्ता है या उपसंहरण सत्ता है, इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु है, वो निश्चित संख्या में तथा निश्चित ज्यामिति में कुछ समूहों द्वारा घिरा हुआ है। समझ रहे हो डेफिनेशन क्या है? ये केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु से चारों ओर कोई समूह है। इस उपसंहरण सत्ता के अंदर कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और कोई ना कोई ज्यामिति को ये ऑक्यूपाई करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ये माना कि उपसंहरण सत्ता आपकी। इस उपसंहरण सत्ता के अंदर केंद्रीय परमाणु निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति के अंदर जिन समूहों द्वारा या जिन परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ है, इन घिरे हुए परमाणुओं को या समूहों को क्या कहा जाता है? लिगेंड। तो लिगेंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उपसंहरण सत्ता में केंद्रीय परमाणु जिन निश्चित संख्या में जिन परमाणुओं या समूहों द्वारा घिरा रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड के स्टार के अंदर क्या लिख सकते हैं? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान करता है। किसको करता है? केंद्रीय धातु परमाणु। अगर इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा? ये लुईस बेस मतलब लुईस शार की तरह काम करेगा, लुईस शार की तरह बिहेव करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कौन सा परमाणु कहलाएगा? दाता परमाणु। अर्थात ये हमेशा डोनर की तरह बिहेव करता है, जस्ट एज ए बिहेव एज ए डोनर। तो एक हो गया ग्राही और दूसरा क्या हो गया? दाता। ठीक है, तो ये लिगेंड के बारे में हो गया। अब हमें जो डिटेल से पढ़ना है वो पढ़ना है लिगेंडों के प्रकार। ध्यान रहे, अपनी जो अब हेडिंग चल रही है इसके बाद उपसंहरण यौगिकों के प्रदर्शन के बाद, तो वो हेडिंग होगी कुछ शब्दावलियां उपसंहरण यौगिक से संबंधित कुछ शब्दावलियां। अपनी ये वाली जो हेडिंग है वो क्या थी? उपसंहरण संयोजक यौगिकों का प्रदर्शन। तो प्रदर्शन कैसा है, इसमें कौन कौन से टर्म्स क्या है वो मैंने समझा दिया। अब कुछ शब्दावलियां या टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ समझ रहे थे। और टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ रहे तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी 7-8 टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कितनी टर्मिनोलॉजी बताई है? 4 ही बताई है। इन 4 को मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना डेफिनेशन। वैसे तो मैंने एक बार बोल ही दिया इनकी क्या डेफिनेशन है, क्या क्या लिखना है इनके बारे में, फिर भी मैं एक बार वापस इनके साथ की इसको रब करके डेफिनेशन लिख देता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे क्या? फिर तो डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। अब अपना ये लिगेंड ही चलेगा। लिगेंड में क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ने वाले लिगेंडों का क्लासिफिकेशन, लिगेंडों का वर्गीकरण। तो हम पढ़ेंगे लिगेंड का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। 2 आधार है, एक तो है दंतुरता के आधार पर और एक है आवेश के आधार पर। दंतुरता मतलब डेंसिटी और आवेश मतलब चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी कैन क्लासिफाई द लिगेंड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो उनके आधार पर कैसे इनका क्लासिफिकेशन होता है तो उसको पढ़ेंगे। तो पहले तो इनके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन के बाद इस लिगेंड को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप ये जो यहां तक हमने जो समझा है कुछ शब्दावलियां, नेक्स्ट हेडिंग है उपसंहरण यौगिकों के प्रदर्शन के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी कुछ शब्दावलियां हैं, सम टर्मिनोलॉजी। पहली है उपसंहरण संयोजक सत्ता, जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दूसरा हमने देखा था काउंटर आयन या आयनिक मंडल किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है वो मैंने समझा दी थी आपको। थर्ड है केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम, और फोर्थ है लिगेंड। इन चारों की जो यहाँ तक मैंने समझा दिया उसकी डेफिनेशन लिख रखी है। तो आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके एक बार इसको पूरा नोट कर लें। मैं एक बार बोल करके बता देता हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो। वैसे मैंने वर्बली पहले बोल दिया है, फिर भी बता देता हूँ। हेडिंग है उपसंहरण सत्ता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, गाया संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में जुड़े हो उसे उपसंहरण सत्ता कहते हैं। और इसे वर्गाकार स्टार लगा करके इसे वर्गाकार कोष्टक द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी हेडिंग है काउंटर आयन या आयनिक मंडल, इंग्लिश में कहते हैं काउंटर आयन और आयनिक स्फीयर। इसकी क्या डेफिनेशन है? संकुल यौगिक में वह स्पीशीज जो आयनिक रस हो उसे आयनिक मंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड हेडिंग केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहेंगे? उपसंहरण सत्ता में उपस्थित वह परमाणु जो निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में लिगेंडो द्वारा घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। स्टार क्या है? ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट स्टार क्या है? यह इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। 2 स्टार है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है लिगेंड। लिगेंड किसे कहेंगे? उपसंहरण सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में जिन समूहों द्वारा घिरा रहता है उसे क्या कहा जाता है? लिगेंड कहा जाता है। ये स्टार ये लुईस स्टार की भांति व्यवहार करता है
और नेक्स्ट है यह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्राही, जबकि लिगैंड जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इसको आप एक बार नोट करिए। फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे, लिगैंडों का वर्गीकरण। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो है एक कंटिन्यू एक लेक्चर तक शायद क्या हेडिंग रहेगी अपनी, लिगैंड वाली ही हेडिंग रहेगी। फिफ्थ, देखो अपनी हेडिंग चल रही है कुछ शब्दावलियां, तो शब्दावलियां ही चल रही है, 4 हुई है। अब लिगैंड के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है हमें, उसके बाद फिफ्थ हेडिंग आएगी। ऐसे शब्दावलियां में 7 पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो 7 शब्दावली टर्मिनोलॉजी के अंदर 7 पॉइंट होंगे, जो 4th चल रहा है, अब 4th ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए।